ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और देश भर की तमाम महत्वपूर्ण आपकी जेब से जुड़ी हुई खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो और इन खबरों के विस्तार पूर्वक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि मनी सेंट्रल में आज किन किन महत्वपूर्ण खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं, किन का विश्लेषण करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती होगी, क्या कुछ इसके पीछे कारण है, डिटेल में होगी बातचीत। यूरोप में नए कानून से भारत में क्या दिक्कत, कौन सा वो कानून है और आखिर में भारत में क्या चिंताएं इसको लेकर के हो रही हैं, विस्तार पूर्वक होगी बातचीत। क्या भारत में सस्ते माल की डंपिंग करेगा चीन, ये बात पहले भी कई बार हम कर चुके हैं और इसको लेकर के तमाम सारी खबरें रही हैं। आज की डिटेल्स थोड़ी ही देर में। वित्त मंत्रालय को किन सेक्टर्स में दिख रही है सुस्ती और इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। क्या स्पाइस जेट की मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं, एविएशन सेक्टर को लेकर के लगातार हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है और आज फिर से स्पाइस जेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं आपको बताएंगे थोड़ी देर में। शुगर सेक्टर के लिए क्या है राहत भरी खबर, शुगर सेक्टर में शानदार तेजी आज शेयर बाजार में भी देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट्स है डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे कच्चे तेल की खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव अगर मौजूदा स्तर पर स्थिर रहता है तो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जा सकती है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी इकरा ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। इकरा के मुताबिक कच्चे तेल का भाव निचले स्तर पर स्थिर होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में सुधार हुआ है। मार्च में जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, उस समय भारत के लिए कच्चे तेल का औसत भाव $84 प्रति बैरल पर था, जो कि सितंबर में घट करके $74 पर बैरल पर आ गया है। सर, उम्मीद करें कि अब चूंकि चुनावी माहौल भी है आने वाले दिनों के अंदर और ये कटौती की संभावनाएं कितनी दिखाई दे रही हैं आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में? बिल्कुल, दोनों बातें कंसीडर कर सकते हैं आप। दो बड़े स्टेट हैं जहां अभी चुनाव होंगे, महाराष्ट्र है और झारखंड है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो बिल्कुल सिर पे हैं, उस पे अभी क्या बात करेंगे। पर जो आपने ये कहा कि क्या ये कुछ सेशन में हो सकता है, तो उसका आंसर है कि हाँ, शायद हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि देखिए, जो लास्ट कटौती हुई है पेट्रोल और डीजल में, वो जहां तक मुझे याद आता है अभी मार्च के आसपास, 2024 मार्च के आसपास, इलेक्शन से ठीक पहले हुआ। आपने बताया कि उस समय $85 के आसपास क्रूड होवर कर रहा था, वहां से 9-10 रुपए नीचे आया है। आज भी मैं देख रहा था कि ब्रेंट क्रूड क्या कैसे ट्रेड कर रहा है, तो $74 के आसपास है। जो दुनिया भर की रिसर्च कंपनियां हैं, उनका ही मानना है कि यहाँ से भी क्रूड ऑयल नीचे जा सकता है। संभव है 65 पे चला जाए, संभव है 62 पे चला जाए। खैर, वो बात की बात है, पर कंपनियों के पास मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा तो हिंदुस्तान में पेट्रोल बेचने पर एक कंपनी को का रियलाइजेशन आप देखेंगे तो कम से कम 14-15 रुपए के आसपास है, और डीजल पे करीब 11-12 रुपए के आसपास उनका रियलाइजेशन है। तो इतना एल्बो रूम है, इतना ज्यादा स्पेस उनके पास है कि वहां से वो बिना किसी दबाव के, बिना अगर इवन सरकार उनको अगर नज न करे, तो भी उनके पास इतना मार्जिन है कि उसमें कटौती संभव है। और ऐसी कटौती जो मोटे तौर पे बड़ी कटौती समझी जा सकती है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है। सरकार भी खुश जाएगी अगर अभी कटौती हो जाएगी तो, बिना किसी बाहरी दबाव के। तो हम ये देखते हैं कि अब जो त्योहारी सीजन है, उस वक्त कोई भी कटौती एकदम से जाकर मानसिक रूप से इंसान को इफेक्ट करेगा, और कमोबेश ये लगेगा कंज्यूमर को कि साहब ये जो है, ये त्योहारी सीजन में सरकार की तरफ से एक राहत और एक गिफ्ट तो नहीं है। देखिए, कोई हिंदुस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, ये सेक्टर ओपन है, बट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कैसे रेगुलेशन कैसे फंक्शन कर रहा है और कितना एल्बो रूम है, कंपनीज के पास कितना स्पेस होता है करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये संभव है, कर सकते हैं। जो मार्जिन ज्यादा है तो
कटौती की गुंजाइश है। कटौती की गुंजाइश है। सर अभी जो है जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि गिरावट जो है जिसको लेकर के कई लोग आशंका जता रहे हैं कि ज़्यादा हो सकती है, तो क्या सिर्फ एक छोटी कटौती होगी या आपको लगता है कोई बड़ी कटौती भी की जा सकती है? क्योंकि अभी कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें दोबारा जो है वो $100 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दें। तो ऐसे में क्या कोई बड़ी राहत मिल सकती है या आपको लगता है कि नहीं 2-3 रुपये का पर्याप्त होंगे, 1-2 रुपये पर्याप्त होंगे? नहीं, मैं मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता विपुल। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार के रिजीम में जो पेट्रोल कंपनीज हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं इस देश में, देखिए अगर कटौती इनको, मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे के चलता हूं कि अगर मान लीजिए इनके पास मार्जिन है कि 4 रुपए की कटौती की जा सकती है पेट्रोल में और डीजल में भी 3 रुपए की कटौती की जा सकती है या वाइस वर्सा, उस सूरत में भी आप देखिएगा कि कोई एक बड़ी कटौती पहली बार में ये नहीं करेंगे, वो टुकड़ों में किया जा सकता है। पहले अगर एक वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 4 रुपए अगर फर्ज करिए हम मान के चलते हैं करना है, तो इसको 2 टुकड़ों में किया जा सकता है ताकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कम करें 2 बार करें, मतलब पीछे के भी जितने भी फैसले इस तरह से हुए हैं, तो सरकार को लगता है कि ये बड़ा मनमोहक सा रास्ता है, ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है, इंसान को ज्यादा प्रभावित करता है, वोटर्स को ज्यादा प्रभावित करता है। कहने को होता है 2 बार हो गया। ठीक सर। इस बीच भारत और अमेरिका सहित कई देशों के विरोध के बावजूद यूरोपियन यूनियन ने विवादित डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन को दिसंबर से लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के तहत यूरोपियन यूनियन में उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पेनल्टी लगाई जाएगी जिनके उत्पादन के लिए 2020 के बाद से जंगलों को हटाया गया है। ऐसे प्रोडक्ट्स में कॉफ़ी, पाम ऑयल, रबर, टिम्बर और कोको शामिल है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के इस नए नियम से भारत से यूरोप को होने वाला करीब $1.3 अरब का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। WTO में भारत और अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने यूरोपियन यूनियन के इस नियम का विरोध किया है। सर ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? 2023 में ही डिसाइड हो गया, यूरोपियन उसमें कमीशन में कमिटी ने डिसाइड किया यूरोपियन यूनियन में कि हम जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन लागू करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं हम कि डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन का क्या अर्थ है। बिल्कुल। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे आइटम्स भेज रहे हैं, ऐसा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जिसके निर्माण में, जिसको बनाने में जंगल काटने से मुतल्लिक कोई इशू तो नहीं इन्वॉल्व है। अगर ऐसा इन्वॉल्व है तो इस पे ये वाला नियम लागू होगा। अब हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसलिए कि हमारा रेपुटेशन ठीक नहीं है। हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करने वाली कंट्री माने जाते हैं। आप समझिएगा टॉप पे जहां तक मुझे याद आ रहा है ब्राजील है, और सेकंड नंबर पे हम है, और तीसरा जो है वो इंडोनेशिया है। इससे जो डायरेक्ट, जैसे कॉफी की बात आपने की, जैसे पाम ऑयल की बात कर रहे हैं, उस पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसके एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा। आप जैसे यूरोपियन यूनियन में हमारा अभी एक एक्सपोर्ट की फिगर आप बता रहे थे $1.3 बिलियन के आसपास, वो आपको वैल्यू में भले ज्यादा नहीं दिख रहा है, पर जिस आइटम पे अगर ये लागू होगा वो कम से कम 480 आइटम्स के आसपास हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब इसमें दिक्कत किसको आएगी? इसमें दिक्कत आएगी ट्रेडर्स को, इसमें दिक्कत आएगी एक्सपोर्टर्स को। तो आप पूछेंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए? आप देखिए इसमें सप्लाई चेन में मुश्किलें क्या आ रही हैं, सप्लाई चेन में दिक्कत है। फर्ज करिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कैसे ट्रेस करेंगे कि ये इस आइटम में डिफॉरेस्टेशन के किसी भी रूल्स से रिलेटेड ये है कि नहीं है? ये बड़ा हिंदुस्तान में जिस तरह से हम लोग प्रोक्योर करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसको फाइंड आउट करना किसी भी एक्सपोर्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है। वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में अगर आप देखेंगे तो इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज्यादा दिक्कत आएगी, ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है? इसके बचने का उपाय हो सकता है कि आप सप्लाई चेन में ज्यादा अपनी रेपुटेशन ठीक करिए, सप्लाई चेन को ज्यादा आप उसको ज्यादा वेरीफाई करिए, ज्यादा उस पर निगाह रखिए, विजिलेंट होइए, क्योंकि उससे जाके फिर आपकी इमेज सुधरेगी।
तो ये सब करना पड़ेगा, मतलब एक पूरी कवायद इस पे करनी पड़ेगी, तब जाकर एक बेहतर माहौल तैयार होगा, इस सेंस में कि तब जाकर आपके ऊपर भरोसा पैदा होगा। अब आप ये कहेंगे कि अब तो क्या ये बिल्कुल सिर पे है, 1 दिसंबर से लागू होने वाला है, बिल्कुल। अभी भी 2 महीने का वक्त है, इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये किया जा सकता है। लेकिन हमारी जो इमेज, जैसा कि हमने आपसे बोला कि हमारी इमेज जो है वो डिफोरेस्टेशन की बहुत ज्यादा है, तो हमें दुनिया के मुकाबले, एक्सपोर्टर्स को पूरी दुनिया के मुकाबले हमें ज्यादा ये साबित करने की जरूरत है कि साहब हमारा क्रियाकलाप ठीक है, हम जो प्रोसेस आपने फिक्स किया है हम उसके हिसाब से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर लेकिन ये जो आपने बताया इमेज सही करने वाली बात, इसमें तो समय लगेगा, और जैसा कि आपने बताया कि 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ऐसे में व्यापार घाटा तो फिर बढ़ जाएगा। बहुत सारे हम एक्सपोर्ट वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे में बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या यूके जो है वो इस बात के लिए, यूरोपियन कंट्रीज जो है इस बात के लिए राजी होंगी कि अभी कुछ और मोहलत दी जाए इसको लागू करने के लिए, या आपको लगता है कि ये फैसला जो है अभी टलने वाला नहीं है? ऐसा कोई संकेत तो दिख नहीं रहा। मैं कुछ एक्सपर्ट्स को इस पे पढ़ रहा था अभी, यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके पीछे के स्टेटमेंट को देखा मैंने, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे संकेत नहीं है कि इसको आगे मुलतवी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी 2 महीने का टाइम है, राजनीति में और इंटरनेशनल रिलेशंस में और ट्रेड में भी 60 डेज का टाइम बहुत ज्यादा होता है ऐसे डिसीजन के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि इसको आगे रिव्यू करे, पर अभी कोई संभावना ऐसी दिख नहीं रही है। ठीक, अब देखते हैं कूटनीति कितना असर डालती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, और जैसे इस पर कोई अपडेट होती है तो आप दर्शकों को हम सूचित करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से चीन से इंपोर्ट की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी आज से लागू हो गई है, जिस वजह से आशंकाएं बढ़ गई है कि चीन के प्रोडक्ट्स की भारतीय बाजार में डंपिंग बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से भारत में सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरी, स्टील और सिरिंज जैसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। ऐसा हुआ तो भारत में इस तरह की तमाम वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर असर पड़ सकता है। सर, इसको रोकने के लिए, इस पर जो है थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति हो सकती है, और इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट पे काफी कर्व होगा और उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, ये बात तो कोई नई अभी है नहीं। पिछले 5-6 साल से चाइना और यूएस के संबंध ऐसे चल रहे हैं जहां पे यूएस ने रियलाइज किया कि चाइना डंपिंग करता है, और चाइना जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके हिसाब से उसको वो अब्यूज होता है। तो आप देखेंगे तो 2018 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, 2018 में जब ट्रम्प वहां पे होते थे, तो उसी समय से चाइना के प्रोडक्ट्स पे आंशिक रूप से अंकुश लगने शुरू हुए जी। अब वो जाकर पीक चढ़ा है। अभी आप देखिएगा तो जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे यूएस ने कर्व करने का फैसला किया है। अब जो उसमें बैटरीज हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। हमारे यहाँ जो सामान हमारे यहाँ डंपिंग की गुंजाइश बन रही है, जिसमें मेडिकल ग्लव्स हैं, जिसमें आपका सिरिंजेस हैं, जिसमें 2-3 और मेडिकल के आइटम्स हैं, तो अगर अमेरिका में इसकी सप्लाई पे प्रतिबंध लग गया तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हिंदुस्तानी मार्केट में ये डंप हो सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में स्टील जो जिस भाव पे आता है चाइना से, उससे अब यहाँ की कंपनियां ऑलरेडी परेशान हैं, प्राइस कट कर चुकी हैं, तो इसका नुकसान हमें होगा। लेकिन इस पे ये इतना भी आसान नहीं होगा जितना मुझे लगता है कि अमेरिका से अगर बंदिश हुई तो उसके बाद हिंदुस्तान में वो सामान पट जाएंगे और इनके यहाँ का मार्केट भर जाएगा, और सारे जितने भी सामान उनके पास अभी सरप्लस प्रोडक्शन है वो सब हिंदुस्तान में आके पट जाएगा, और वाकई उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी और तुरंत दिखने को होगा। पर ऐसा कुछ अभी नहीं लग रहा है कि अभी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि भारत सरकार के पास अपने भी 10 तरीके हैं इस पे निगाह रखने के, इस पे विजिलेंट रहने के। तो मेरे ख्याल से वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे आप देखें एपरेटस इस्तेमाल होंगे वहां से इन्फ्लक्स को रोकने में। ठीक सर,
इस बीच वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में हल्की सुस्ती की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों सेक्टर में सुस्ती के शुरुआती संकेत नजर आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर में गाड़ियों की सेल ग्रोथ कम होने और डीलर्स के पास इन्वेंट्री बढ़ने को लेकर के ऑटो डीलर्स का संगठन पहले ही सचेत कर चुका है। उधर डेटा फर्म निल्सन ने बताया है कि इस साल जून तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री सुस्त रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में नीलसन और फाडा के आंकड़ों का हवाला देते हुए ही ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में हल्की सुस्ती की बात कही जा रही है। सर, ये संकेत क्या पूरी तरीके से इस तरीके से इशारा कर रहे हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड जो है वो मजबूत नहीं हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से एफएमसीजी और ऑटो दोनों में ही सुस्ती की बात कही जा रही है? देखिए, ये मंथली रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। और अब जैसे ऑटो की बात आपने की, वो देखिए ऑटो में तो स्लगिश ऑटो सेक्टर पहले से है, वो दिख भी रहा है। ये आपको हर तरह के जितने आइटम्स हैं ऑटो में, बड़ी कारें, छोटी कारें, सब पे दिख रहा है। और उसका एक परिणाम आप देख रहे हैं कि जो त्योहारी सीजन आ रहा है या बिना त्योहारी सीजन के भी ऑटो पे जिस तरह से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो है। जहां तक आपने एफएमसीजी की बात की, तो एफएमसीजी, देखिए एफएमसीजी ऐसा आइटम है जिसमें मॉनसून से एफएमसीजी की सप्लाई वगैरह में बहुत फर्क पड़ता है, तो उसका एक इम्पैक्ट इस पर दिखा होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें आने वाले समय में शायद थोड़ी बेहतरी हो सकती है, बट ऑटो पे जो दबाव है वो शायद ऐसा ही बना रह सकता है अभी। जी, इस बीच फंडिंग के लिए जूझ रही एयरलाइन स्पाइस जेट के सफल 3,000 करोड़ रुपए के QIP के बाद कंपनी ने कर्मचारियों और टैक्स के बकाये का भुगतान कर दिया है। शुक्रवार को कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने बताया कि GST के बकाये का पूरा भुगतान किया जा चुका है। हाल ही में कंपनी फंडिंग के लिए 3,000 करोड़ रुपए का QIP लेकर आई थी, जो कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया था। और गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे कई दिग्गज संस्थागत निवेशकों ने इसमें निवेश किया हुआ है। सर, क्या बुरे दिन पूरे हो गए हैं स्पाइस जेट के, या अभी भी आपको लगता है जो है बहुत ज़्यादा अभी मुश्किलों का सामना करना बाकी है? आप कैसे देख रहे हैं स्पाइस जेट को आने वाले दिनों में? बिल्कुल, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो इनके प्रॉब्लम्स हैं वो पीक आउट कर चुका है। यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा बेहतर होगा। जो इनको दिक्कतें हो रही है उसमें थोड़ी नरमी आएगी, उसमें थोड़ा उसमें जो बेहतरी आएगी। अब सैलरी की आपने बात की, देखिए सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम सब लोग सैलरी के तौर पे काम कर चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जब देखेंगे वो जो फॉल्ट करता है, तो सबसे पहला आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय की सैलरी डिले होती है। आपको पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने बोला था कि काफी एम्प्लॉयज को स्पाइस जेट ने फरलो पे भेजा हुआ है उनको, कि आप ना काम करेंगे ना सैलरी लेंगे, जब स्थिति सुधरेगी तो आपको वापस काम पे बुलाया जाएगा। इससे कंपनी की इमेज खराब होती है, आप सेंटिमेंट खराब होता है, बिजनेस सेंटिमेंट खराब होता है, कंपनी के ऑपरेशंस खराब हुए। तो आप सब मिला करके आप देखेंगे तो स्पाइस जेट के लिए अच्छी खबर इस सेंस में है कि एम्प्लॉयज वापस आएंगे। जो इनके लेसर्स के साथ जो बकाया है वो उसको सुलझाया जाएगा, तो इनके एयरक्राफ्ट की तादाद बढ़ सकेगी। एयरक्राफ्ट की तादाद बढ़ सकेगी तो इनकी उड़ानें बेहतर होंगी, ऑपरेशंस बेहतर होगा। तो आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब स्पाइस जेट एक जगह पे जाके जब वापस लौटा है, तो यहाँ से अब इसके ऑपरेशन थोड़े बेहतर होंगे और फाइनेंशियल बेहतर होंगे, तो मेरे ख्याल से इनकी फ्लाइटें बेहतर होंगी। जो कंज्यूमर्स हैं उनको सुविधा होगी, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, इनकी फ्लाइटें ज्यादा होगी, तो एक तरह से मार्केट में करेक्शन आएगा। तो इंडियन स्काई के लिहाज से आप देखेंगे तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। चलिए, इस बीच एक अच्छी खबर और आ रही है। अच्छी खबर आ रही है चीनी से जुड़ी हुई। शुगर सेक्टर के लिए राहत भरी खबर है। चीनी की महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने इस सेक्टर पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं उनमें जल्द ही ढील दी जा सकती है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री भाव को बढ़ाने और इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसके अलावा चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियों को भी रिव्यू किया जा सकता है। इसको लेकर के प्रहलाद जी की तरफ से कहा गया कि पहले वो गन्ना का उत्पादन और जो चीनी के उत्पादन के आंकड़े हैं, इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद निर्यात को लेकर के वो फैसला लेंगे। और ये खबर सुनने के बाद ही चीनी शेयरों में आज हमने देखा काफ़ी शानदार
जो है तेज़ी देखने को मिली। बलरामपुर चीनी हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, श्री रेणुका शुगर हो, इन सब में जो है हमने देखा 7 से 10% तक की तेज़ी जो है वो आती हुई दिखाई दी। सर, चीनी क्षेत्र को लेकर के एक बड़ा घोषणा की गई है, आप कैसे देख रहे हैं इसको, और क्या मान के चलें कि चीनी कंपनियों के लिए खास तौर से थोड़ी राहत भरी खबर है? रात भरी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूं कि चीनी के काउंटर्स आज बेहतर रहे होंगे। चीनी के देखिए 1 साल हो गया जब चीनी पे इन्होंने एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है। पिछले साल आपको याद होगा कि इन्होंने चीनी को इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल पर एक आंशिक पाबंदी लगाई थी, लेकिन फिर उसको इन्होंने पलट दिया था और फिर उसके बाद हम उसको ये कह सकते हैं वो एक आंशिक पाबंदी है। 2 तरह से, एक तो चीनी के एक्सपोर्ट में बेहतरी होगी, दूसरा जो कैश फ्लो है चीनी कंपनियों का वो बेहतर होगा। प्लस जो है अभी आप देखेंगे हम लोग जो मिलावट कर रहे हैं एथेनॉल का, उसके लिए ज्यादा विकल्प कंपनियों के पास अवेलेबल होगा, क्योंकि उनके लिए शुगर से जो इथेनॉल बनता है उसकी सप्लाई बेहतर हो सकेगी। आप इथेनॉल का बाजार देखेंगे बहुत अभी दिक्कत में है। जो 2 तरह से हम इथेनॉल बनाते हैं, हम बनाते हैं तो ग्रेन से बनाते हैं, उसके बाद हम लोग शुगर से बनाते हैं। जो ग्रेन में है उसमें मक्का अवेलेबल नहीं है, मक्के की बहुत ज्यादा कीमत है बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वो इथेनॉल के जो प्रोड्यूसर है वो परेशान है। राइस की सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई है तो राइस से बना रहे हैं, पर जो इथेनॉल में कल से जब आवक बढ़ेगी, कल से इथेनॉल अवेलेबल होगा इथेनॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। इथेनॉल जो कंपनी शुगर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए, जो इथेनॉल बनाते हैं उनके लिए, प्लस जो शुगर का एक्सपोर्ट होता है उन सबके लिए बेहतर सिचुएशन पैदा होगा। और जैसा कि आप कह रहे थे कि आप तो बाहर हैं, लेकिन चीनी शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, तो निश्चित रूप से रेणुका शुगर 10.5%, बजाज हिंदुस्तान 6.5%, बलरामपुर चीनी 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो सभी शेयरों में जो है हम देख रहे थे क्रॉस द बोर्ड जो है काफ़ी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है चीनी शेयरों के अंदर। चलिए, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और इस बार का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो वीकेंड पे हमारे साथ बने रहिए। संदीप ग्रोवर लेकर के आ रहे हैं कंपनी नामा, इसके अलावा सोने को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं, सोने की कीमतें क्या होंगी, ये बताएंगी आपको प्रियंका संभव। और रविवार को आपको हम बताएंगे कि अक्टूबर सीरीज़ में कैसे बनाए रणनीति, कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन से शेयर चलेंगे, और अक्टूबर सीरीज़ में बाज़ार का उतार चढ़ाव थोड़ा कम होगा या फिर जो है बाज़ार के अंदर जो है मंदी रहेगी या तेज़ी रहेगी। इसके लिए सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पूरा वीकेंड बनाइए मनी 9 के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप